हेलो दोस्तों। तो वेलकम दोस्तों, आप मुझे देख रहे हैं बीएससी के यूट्यूब चैनल पे और मेरा नाम अमित चौधरी है। और आज जो खास सेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसका नाम है ट्रिक्स ऑफ सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजंबल्स, आप जो भी नाम इसको बोलें, लेकिन एक ऐसा सेक्शन है जो सारे एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे हम सीटी का पैटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, चाहे वो कैट एग्जामिनेशन हो। सेंटेंस अरेंजमेंट एक ऐसा सेक्शन है जो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो आज हम लोग कुछ ऐसे ट्रिक्स देखने वाले हैं सेंटेंस अरेंजमेंट को समझने के लिए कि आपको पहली बार यह एहसास होगा कि सेंटेंस अरेंजमेंट को रीजनिंग के सवाल की तरह, सीटिंग अरेंजमेंट की तरह बनाया जा सकता है। इसको कोडिंग टेक्निक से बनाया जा सकता है। अगर आपको इसका अर्थ नहीं भी समझ आए सेंटेंसेस का, तब भी आप उसको बना सकते हैं। स्टूडेंट के लिए सेंटेंस अरेंजमेंट बनाना हमेशा एक रिस्की चीज होता है, एक जुए की तरह होता है। उनको लगता है कि सर अरेंज कर देते हैं, लेकिन फिर मामला उल्टा हो जाता है, उनको समझ नहीं आता है कि क्यों ऐसा हुआ। तो आज जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, इसके बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपको लगेगा कि पैराजम्बल्स को बनाने का एक ऐसा तरीका भी हो सकता है जो इंग्लिश नहीं जानने वाला इंसान भी बना सकता है। तो ये मैं चैलेंज कर रहा हूं दोस्तों, और अब इस सेशन को पूरा देखिएगा और प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए इसको। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक लाइक करके एक थैंक यू लिख दीजिए कमेंट में। मैं हर देखने वाले व्यूवर्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ करके आप मेरे लिए बस एक ही काम कर सकते हैं, एक ही गुरु दक्षिणा दे सकते हैं, अगर आपको ये सारी फ्री क्लासेस अच्छी लग रही है। और दोस्तों, मैं आज 3 बजे, आज संडे में 3 बजे मैं लाइव होने वाला हूं, और हर संडे को मैं लाइव रहूंगा। और इसके अलावा बाकी दिन भी दोपहर को 1 से 3 के बीच लाइव का सेशन होगा, जिसका आपको नोटिस मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ट्रिक्स ऑफ सेंटेंस अरेंजमेंट को बताने के लिए मैं आज आपके सामने बस 3 पॉइंट बताने वाला हूं, और अगर आप इस 3 पॉइंट को समझ गए तो काम हो गया। सबसे पहले, अगर मुझे सेंटेंस अरेंजमेंट को बनाना है तो एक बात को ध्यान रखो कि अगर मैं तुम्हारे सामने आऊं और तुमको बोलूं कि अरे यार वो मूवी बड़ी बोरिंग थी, तो तुम्हारा नेक्स्ट सवाल क्या होगा? तुम्हारा सवाल होगा कौन सी मूवी। इसका मतलब अगर मैं तुम्हारे सामने कभी भी दिस मतलब होता है या दैट मतलब होता है वह, या दीज मतलब होता है ये सब, या दोज मतलब होता है वो सब, या सेम मतलब होता है ऐसा ही, या सच मतलब भी होता है ऐसा ही। अगर तुम्हारे सामने कभी भी दिस दैट दीज दो सेम सच आ गया तो समझ लेना कि वो सेंटेंस कभी भी किसी भी सेंटेंस अरेंजमेंट का पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि पहली लाइन में मैं तुमको अगर यह बोलूंगा तो तुम बोलोगे कि कौन सी मूवी। तो मुझे पहले बोलना चाहिए कि मैंने एक मूवी देखी, और उसके बाद मुझे बोलना चाहिए कि यह मूवी बड़ी बोरिंग है। तो किसी भी लाइन में अगर दिस या दैट या दीज या दोज या सेम या सच आए, और इसके बाद अगर कोई नाउन आए जैसे मूवी, कोई भी नाउन आ सकता है, तो वो पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है किसी भी सेंटेंस अरेंजमेंट का। और अगर किसी लाइन में आ मूवी आए, एक मूवी, तो वो पहले आएगा और उसके बाद आएगा यह मूवी। क्योंकि पहले हम बोलेंगे एक मूवी देखी, तब अगले लाइन में बोलेंगे यह मूवी बोरिंग है या वह मूवी बोरिंग थी। तो पहला जो, अगर 2 सेंटेंस तुमको सेंटेंस अरेंजमेंट मिले, एक में लिखा हुआ है अ मूवी या द मूवी, और एक में लिखा हुआ है दिस मूवी, तो द मूवी वाला लाइन पहले आएगा और उसके बाद दिस मूवी आएगा। ये एक रूल हो गया। आ मूवी वाला लाइन पहले आएगा तो इस पर 1 टिक लगा दिए, और दिस मूवी जिसमें है वो बाद में आएगा तो इस पर 2 टिक लगा दिए। जो पहला उस पर 1 टिक, जो बाद में वो 2 टिक। और किसी भी स्टेटमेंट में अगर बट आ जाए तो बट मतलब होता है परंतु या लेकिन। कभी भी बट वाला सेंटेंस पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है। 1 लिखकर काट दिए, क्योंकि परंतु से कभी सेंटेंस अरेंजमेंट शुरू नहीं होता। और तीसरा, अगर किसी भी सेंटेंस में दस आ जाए या देयरफॉर आ जाए या हेंस आ जाए, तो दस, देयरफॉर और हेंस, इन तीनों का मतलब होता है इसलिए।
अगर किसी भी लाइन में thus therefore या hence आए तो वो सेंटेंस अरेंजमेंट का पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि thus therefore hence कंक्लूजन में आता है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना, कुछ टीचर गलत बोल देते हैं कि ये thus therefore hence आया तो हमेशा लास्ट स्टेटमेंट होगा। हमेशा लास्ट होगा ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पहला नहीं होगा। तो किसी भी स्टेटमेंट में अगर दिस दैट दीज दो सेम सच में से कोई वर्ड आ जाए तो सेंटेंस अरेंजमेंट का पहला नहीं होगा। किसी भी स्टेटमेंट में अगर बट आ जाए, शुरुआत में बट अगर आ जाए तो सेंटेंस अरेंजमेंट का पहला सेंटेंस नहीं होगा। किसी भी सेंटेंस में अगर thus therefore या hence आ जाए तो वो सेंटेंस अरेंजमेंट का पहला सेंटेंस नहीं होगा। जो पहला नहीं होगा उसको हटा देना, जो बचेगा वही पहला होगा। और उसके बाद हम लोगों को पेयर बनाना है, और जैसे ही हम पेयर बनाएंगे सेंटेंस अरेंजमेंट खुद ब खुद बन जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग अब सवाल देखने वाले हैं। मैं आपके लिए आज 3 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, तीनों एग्जामिनेशन से लिए गए हैं। प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया। हम लोग शुरू कर रहे हैं ये सवाल बनाना। इस सेंटेंस अरेंजमेंट को आप लोग देखिए और सोचिए कि अगर इसको अरेंज करना हो तो कैसे करेंगे। चलो अब हम अपना तरीका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले पहला लाइन खोजते हैं, और जिस लाइन में दिस दैट दीज दोज आ जाए, सेम सच आ जाए, या does आ जाए, therefore आ जाए, hence आ जाए, या but आ जाए, तो पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। A legal framework is does। इसमें does आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये पहला हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। यहाँ पहला लिखकर काट दो कि ये सेंटेंस अरेंजमेंट का पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अब इसको अरेंज करना है, उल्टा पुल्टा इसको अरेंज करना है, ये सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। बी देखो, द इंक्रीजिंग प्रेफरेंस फॉर कमर्शियल एनर्जी हैज लेड टू अ शार्प इंक्रीज इन द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉसिल फ्यूल। ये लाइन बिल्कुल इंडिपेंडेंट लाइन है। ये लाइन पहला लाइन हो सकता है। इसमें ना तो दिस दैट दीज दो सेम सच बट हेंस देयरफॉर दस कुछ भी नहीं आ रहा है। सी देखो, देयर इज स्टिल अ कंसिडरेबल पोटेंशियल फॉर रिपेयरिंग सच डैमेज। सच आ रहा है। अभी हम क्या बोले थे? सेम सच, दिस दैट दीज दो सेम सच आएगा तो पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। तो इसको भी लिख दो, ये पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। कुछ लोग बोलेंगे सर इसमें देयर भी तो आ रहा है, तो देयर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दीज दोज नहीं आना चाहिए पहला में, देयर तो आ ही सकता है। देयर वाज अ किंग से तो कहानी सेंटेंस अरेंजमेंट शुरू होता ही है। अब क्या ये पहला हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें दिस फ्रेमवर्क आ रहा है। ये पहला नहीं हो सकता। किसी भी लाइन में दिस दैट दिस दोज आ जाए तो पहला नहीं हो सकता। इसमें क्या आ रहा है? दिस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आ रहा है। इसमें भी दिस आ रहा है। ये पहला नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी लाइन में अगर दिस दैट दिस दोज आ जाए तो पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। क्या ये पहला हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें दीज अडॉप्टेड मेजर्स आ रहा है। किसी भी लाइन में अगर दिस दोज दिस दैट आ जाए तो पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता। तो दोस्तों पहला कौन हुआ? पहला तुम लोग बिल्कुल क्लियर हो कि बी है। पहला को चुनने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला बी है। अब अगर पहला बी है, अब नेक्स्ट स्टेप कैसे करना है? कुछ ट्रांसलेट नहीं करना है, पहला के बाद दूसरा नहीं खोजना है। तो कोई बोलेगा सर लास्ट खोज लेते हैं। लास्ट खोजने बोल देंगे तो तुम इसको लास्ट मान लोगे, एक हो, क्योंकि उसमें 10 है। वो गलत आंसर होगा। तो अब हम लोग ना तो दूसरा खोजेंगे ना तो लास्ट खोजेंगे। पहला हम लोगों ने खोज लिया। पहला कैसे मिला? किसी भी लाइन में अगर दिस दैट दीज दो सेम सच बट हेंस देयरफॉर दस आ रहा हो तो सेंटेंस अरेंजमेंट का पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। इसमें दस आ रहा है इसलिए पहला नहीं है। इसमें क्या आ रहा है? इसमें ये पहला है। ये पहला नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें सच डैमेज आ रहा है। ये पहला नहीं हो सकता है कि इसमें दिस फ्रेमवर्क आ रहा है। ये पहला नहीं हो सकता है कि दिस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल आ रहा है। ये पहला नहीं हो सकता है कि इसमें दीज अडॉप्टेड मेजर्स आ रहा है। करेक्ट। अब दोस्त तुमको जो सेकेंड स्टेप में जाना है वो तुमको अब पेयर बनाना है। पेयर कैसे बनाएंगे? देखो, पजल के दो टुकड़ों को कैसे जोड़ते हो? मान लो एक पजल का टुकड़ा ऐसे है तो दूसरा पजल का टुकड़ा जो तुमको मिलेगा वो इस गैप में तुमको फिट करना है, राइट? यहां पर इसको ऐसे फिट करना है। तो दो टुकड़े तभी जुड़ते हैं जब उन दोनों के बीच में कुछ कॉमन होता है, तभी दो टुकड़े आके ऐसे क्लब। ताला चाबी क्यों फिट होता है? क्योंकि ताले और चाबी का स्ट्रक्चर सेम होता है। तो जब दो सेंटेंसेस को इसमें पेयर बनाना है तो दोनों के बीच का स्ट्रक्चर कुछ सेम होना चाहिए, दोनों में सेम वर्ड होना चाहिए। और वो सेम वर्ड पता चलेगा जब भी दिस दैट दीज दो सेम सच मिले तो उसके बगल में जो नाउन है उसको घेर लो, वही पेयर बनाने का काम करेगा। अब देखो कैसे अपने आप बनता है, ध्यान से देखना और प्लीज लाइक करना अगर पसंद आए तो। सच डैमेज इसमें है तो अगर इसमें सच डैमेज है तो खोजो कोई एक और सेंटेंस होगा इसी ABCDF में और सी को छोड़कर जिसमें डैमेज आ रहा होगा। तो क्या किसी और में डैमेज आ रहा है? क्या सी को छोड़ के किसी और में डैमेज आ रहा है?
क्या डैमेज आपको कहीं दिख रहा है? यहां दिख रहा है इन्वायरमेंटल डैमेज। इसका मतलब ये डैमेज डैमेज दोनों में कॉमन है, इसका मतलब इसका पेयर बन गया। इसका मतलब सी और ई जो है एक साथ आएंगे, लेकिन पहले कौन आएगा? तो याद रखना हमेशा पहले होगा इन्वायरमेंटल डैमेज, तब होगा सच डैमेज। पहले होगा एक मूवी, तब होगा ऐसी मूवी। ऐसी जिसमें आ रहा है दिस दैट दिस दो जो आ रहा है वो हमेशा बाद में आएगा। तो इन्वायरमेंटल डैमेज वाला लाइन पहले होगा और जिसमें सच डैमेज दिया हुआ है वो बाद में होगा। इस पर एक टिक लगा है, इस पर 2 टिक लगा। क्लियर? इसका काम खत्म हो गया, खत्म। अब देखो इसमें दिस फ्रेमवर्क है, खोजो कि डी के अलावा किसी और लाइन में फ्रेमवर्क जरूर आ रहा होगा और तुमको यहां पर मिलेगा लीगल फ्रेमवर्क। यहां पर अलीगल फ्रेमवर्क तुमको, एक्चुअली ये अलीगल फ्रेमवर्क है, ये एएसी में है तो अलीगल फ्रेमवर्क मिल गया। यहाँ फ्रेमवर्क है, यहाँ लीगल दिस फ्रेमवर्क है, इन दोनों का पेयर बन गया। फ्रेमवर्क और दिस फ्रेमवर्क, पहले कौन आएगा? पहले एक मूवी आएगी तब दिस मूवी आएगी, यानी इस पर हम 1 स्टार लगाएंगे और इस पर हम 2 स्टार लगाएंगे। मतलब ए पहले आएगा तब डी आएगा। इसका काम खत्म हो गया। अब देखो यहां क्या है, दिस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। ई के अलावा कोई और लाइन जरूर होगा जिसमें फॉसिल फ्यूल आ रहा होगा, और अगर तुम देखोगे यहां पर फॉसिल फ्यूल आ रहा है, यानी कि बी और ई आपस में पेयर बना लिया है क्योंकि दोनों में फॉसिल फ्यूल। पहले कौन आएगा? पहले मूवी आएगा तब आएगा दिस मूवी, दिस वाला बाद में आएगा, यानी पहले बी आएगा तब आएगा ई। तो अगर बी 1 है तो ई कितना हो गया? 2, और अगर ई 2 है तो सी कितना हो गया? 3, क्योंकि इसमें 1 टिक है, इस पे 2 टिक है। देखो 1 2 3 नंबर आ गए, इसका भी काम खत्म हो गया। हम सिर्फ पेयर बना रहे हैं, कोई ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं। अब इसमें देखो दीज एडॉप्टेड मेजर्स, तो खोजो मेजर्स और कहा मेजर्स किसमें? किसी और लाइन में एडॉप्टेड मेजर्स कुछ तो मिलता जुलता जरूर आ रहा होगा। गौर करो यहां एडॉप्टिंग भी है और मेजर्स भी, तो मेजर्स मेजर्स कॉमन हो गया। पहले कौन आएगा? पहले मेजर्स आएगा तब दीज वाला बाद में आएगा, तो मेजर्स वाला पहले और दीज एडॉप्टेड मेजर्स वाला बाद में। तो भाई मेजर जिसमें है वो 3 है, तो ये कितना हो गया? 4। अब अगर ये 4 हो गया तब 2 ही लाइन बचा है ए और डी, तो जिस पर 1 स्टार है वो 5 हो गया और जिस पर 2 स्टार है वो 6 हो गया। यानी अगर इस सेंटेंस अरेंजमेंट को हम सीक्वेंस में लिखने की कोशिश करें तो ये सेंटेंस अरेंजमेंट होगा बी ई तब सी तब एफ तब ए, सॉरी ए और तब डी, क्योंकि डी लास्ट में। बी ई सी, बी फर्स्ट, सेकेंड ई, तीसरा सी, उसके बाद एफ जो है वो चौथा, तब ए तब डी छठा। बी सी एफ ए डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम तरीके से, आइए इसको जरा बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसको भी सेम तरीके से बनाते हैं दोस्तों। पहला क्या काम करते हैं? पहला लाइन खोजते हैं, लेकिन पहला लाइन नहीं मिलता है तो वो खोजते हैं जो पहला नहीं है। तो पहला कौन नहीं है? Its prevalence reflects very badly on a society that is not able to stop this evil। ये पहला नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें दिस आ रहा है। किसी भी लाइन में दिस दैट दिस दोस आता है तो पहला नहीं होता है, तो यहां लिखकर काट देते हैं कि पहला नहीं हो सकता है। अब बी क्या पहला हो सकता है? दो एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर इज पॉसिबल टास्क कंसीडरिंग द करंट सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ दीज पुअर फैमिलीज। देखो इसमें भी दीज आ रहा है, अगर इसमें दीज आ रहा है तो दीज वाला लाइन पहला नहीं हो सकता है, तो उसको काट दो, ये पहला नहीं हो सकता है। अब क्या सी पहला हो सकता है? सी पहला नहीं हो सकता है, देयरफॉर आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि लास्ट होगा। पिछले वाला क्वेश्चन में भी 10 वाला लाइन लास्ट नहीं था, इसमें भी देयरफॉर वाला लाइन लास्ट हो, कोई जरूरी नहीं। क्या डी पहला हो सकता है? डी पहला नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें दीज हाउसहोल्ड्स आ रहा है, जिसमें भी दीज आता है वो पहला नहीं। क्या ई पहला हो सकता है? हो सकता है। चाइल्ड लेबर इज नो डाउट एन इविल दैट शुड बी डन अवे विद एट द अर्लीएस्ट, ये पहला हो सकता है। लेकिन तुम बोलोगे सर इसमें भी तो दैट आ रहा है, लेकिन ये दैट वो वाला दैट नहीं है जो मैंने रूल में बताया था। वहां जो मैंने दिस दैट बताया था, दिस का मतलब यह है और दैट का मतलब वह, और यहां पर जो दैट आ रहा है इसका मतलब है जो, तो ये अलग चीज है। और मैंने ये भी तो तुमको बोला था कि दिस दैट दिस दो सेम सच के बाद कोई नाउन आना चाहिए, जैसे मूवी, यहां तो दैट के बाद नाउन नहीं आ रहा है, शुड आ रहा है, शुड तो हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यही हमारा लाइन पहला हो सकता है। और एफ क्या पहला होगा? एफ पहला नहीं होगा क्योंकि इसमें बट आ रहा है। तो दोस्तों पहला कौन हुआ? बोर्ड को क्लियर देख रहे हो? पहला लाइन तुमको नजर आ चुका है, पहला लाइन है ई। तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं, पहला लाइन है ई।
चाइल्ड लेबर इज नो डाउट एन एविल दैट शुड बी डन अवे विद एट द अर्लीस्ट, ये पहला लाइन हो गया। अब अगर ये पहला लाइन है तो अब पेयर बनाना शुरू करो। पेयर कैसे बनेगा, दिस दैट के बाद जो वर्ड है उसको नोट कर लो, जैसे दिस एविल, यहां पर क्या है, दीज पुअर फैमिलीज, उसके बाद यहां पे क्या है, दीज हाउस होल्ड्स। अब बस पेयर बनाना शुरू करो। अगर इसमें दिस एविल आ रहा है तो एक छोड़कर कोई और लाइन जरूर होगा जिसमें एविल होगा। खोजो कौन सा और लाइन है जिसमें एविल है, यहां है एन एविल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इन दोनों का पेयर बन गया। पहले एन एविल आएगा तब दिस एविल आएगा, एन वाला पहले आता है, पहले आ मूवी आएगा तब दिस मूवी आएगा। इसका मतलब कि ई पहला होगा, ए पहला है भी, ये एक नंबर है, तो 2 नंबर कौन है, 2 नंबर ये है जिसमें कि दिस एविल आ रहा है। मतलब ये वाला जो तुम्हारा है ये 2 नंबर, ए 2 नंबर हो गया, इसका काम खत्म हो गया, एविल एविल का काम खत्म हो गया। अब देखो यहां दीज पुअर फैमिलीज आ रहा है, तो खोजो कि बी को छोड़कर कहीं और पुअर फैमिलीज आ रहा होगा। और दोस्तों बी को छोड़कर अगर तुम खोजने जाओ तो पुअर फैमिलीज तुमको नजर आएगा यहां, द पुअर फैमिलीज। इन दोनों का पेयर बन गया। पहले कौन आएगा, पहले द मूवी आएगा तब दीज मूवी, दीज दैट वाला बाद में आता है, तो द पुअर फैमिलीज पर 1 टिक और दीज पुअर फैमिलीज पे 2 टिक। दीज वाला हमेशा बाद में आएगा, पहले द पुअर फैमिलीज आएगा तब दीज पुअर फैमिलीज आएगा। इसका काम भी खत्म हो गया। अब यहां पर है दीज हाउस होल्ड, डी के अलावा कहीं हाउस होल्ड आ रहा है, जरूर आ रहा होगा, यहां आ रहा है मेनी हाउस होल्ड। इसका मतलब इन दोनों के बीच में पेयर है। पहले कौन आएगा, पहले मेनी आएगा तब दीज आएगा, तो इस पर 1 स्टार दे देते हैं और इस पर डी पे 2 स्टार दे देते हैं। पहले मेनी हाउस होल्ड तब दीज हाउस होल्ड। तो अब देखो पहला मिल गया है, दूसरा मिल गया और 2 पेयर मिल गया है, सी के बाद बी आएगा और एफ के बाद डी आएगा। अब तुमको सिर्फ फैसला करना है कि तीसरा कौन, ई पहला है और ए दूसरा है। अगर तीसरा सी हो गया तो चौथा ये हो जाएगा, और अगर तीसरा एफ हो गया तो चौथा डी हो जाएगा, क्योंकि इस पे 1 स्टार, इस पे 2 स्टार, इस पर 1 टिक, इस पे 2 टिक, इसके बाद ये और इसके बाद ये। अब तुमको सिर्फ फैसला करना है तीसरा कौन, तीसरा सी होगा कि तीसरा एफ होगा। और उसके लिए भी एक ट्रिक है, देखो इसमें देयरफॉर है और इसमें बट है, तो तीसरा लाइन खोजना है। तुमको क्या लगता है तीसरा लाइन में बट आना चाहिए कि देयरफॉर आना चाहिए? कोई भी नॉर्मल लड़का बोलेगा कि सर पहले बट आना चाहिए, देयरफॉर बाद में आता है, लास्ट में आता है। जरूरी नहीं एकदम लास्ट में, लेकिन लास्ट के तरफ आता है। मान लो कि एक स्टेटमेंट में बट है और एक स्टेटमेंट में देयरफॉर है, तो पहले परंतु आना चाहिए, तब इसलिए आना चाहिए। पहले तुम बोलोगे मैं बहुत पढ़ाई करता था परंतु मैं फेल कर जाता था, इसलिए अब मैं चोरी करता हूं। I used to work very hard, but I used to get failed. That's therefore now I do all the cheatings and copying in the examination. तो बट पहले आएगा और therefore बाद में आएगा, इसलिए अगर तीसरा लाइन खोजना है तो बट वाला लाइन तीसरा होगा, और अगर ये तीसरा होगा इसमें 1 स्टार है तो डबल स्टार वाला लाइन चौथा होगा, और अगर ये चौथा होगा जिसमें 1 टिक है वो 5वां होगा और जिसमें 2 टिक है वो 6ठा। यानी कि मैंने अभी तक इसको ट्रांसलेट नहीं किया है, लेकिन तुम इसका अगर आंसर लिखने का कोशिश करोगे तो ई है, उसके बाद ए है, उसके बाद एफ है, और उसके बाद डी है, और उसके बाद सी है, और उसके बाद बी है। ई ए एफ डी सी बी। हमने अभी तक इसको ट्रांसलेट नहीं किया है, इसका कोई मतलब नहीं समझा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसको पूरी तरह से करेक्ट बना दिया। मेंस का सवाल है, आया बस सवाल है, ट्रिक के थ्रू हम लोग बना रहे हैं। आप ये ट्रिक देख रहे हैं दोस्तों, अगर पसंद आया है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, इसको बनाने का कोशिश कीजिए। It is no wonder that a majority of these excluded and low achievers come from the most deprived section of society. क्या ये लाइन पहला होगा? ये लाइन पहला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें these आ रहा है। जिस लाइन में these dot, these, those, this, that आ जाता है वो पहला नहीं हो सकता है, तो these आने के कारण ये पहला नहीं होगा। These excluded and low achievers, ये पहला नहीं। क्या बी पहला होगा? बी भी पहला नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी दे आ रहा है, दोज आ रहा है, दोज हु आर सपोज टू बी एम्पावर्ड, दोज के कारण ये पहला नहीं होगा। ये भी पहला नहीं हुआ, ये भी पहला नहीं। क्या सी पहला होगा? सी भी पहला नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी दीज आ रहा है, दीज टू बी एम्पावर्ड। जिस लाइन में भी दीज आ रहा होगा वो पहला नहीं होगा। क्या डी पहला होगा? डी भी पहला नहीं होगा, क्योंकि इसमें दे तो आ ही रहा है और इसमें भी दीज 8 ईयर्स आ रहा है। जिस लाइन में दीज आता है वो पहला नहीं होता, तो ये भी पहला नहीं।
क्या ई पहला होगा? ऑफ द नियरली 200 मिलियन चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप बिटवीन 6 and 14 years, मोर देन हाफ डू नॉट कंप्लीट 8 years of elementary एजुकेशन। ना तो इसमें दिस है, ना तो दैट है, ना तो दीज है, ना तो दोज है, ना तो बट है, ना तो देयरफॉर है, ना तो दस है, ना तो हेंस है, इसलिए ये पहला बिल्कुल हो सकता है। और एफ ऑफ दोज हु डू कंप्लीट 8 years of स्कूलिंग, इसमें भी दोज आ रहा है, इसलिए ये पहला नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट आपको मिल चुका है दोस्तों। पहला कौन है? पहला है ई। तो अगर पहला ई है तो चलो अब पेयर बनाना शुरू करते हैं। पेयर कैसे बनेगा? जो दिस दैट दिस दोज आ रहा है उसको घेर लो। तो यहाँ दीज एक्सक्लूडेड एंड लो अचीवर्स आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है दोज हु आर सपोज्ड टू बी एम्पावर्ड थ्रू एजुकेशन, पूरा दोज के बाद वाला पार्ट घेर लेते हैं। फिर देखोगे यहां भी आ रहा है दीज टू बी एम्पावर्ड, इसको भी हम लोग घेर लिए। फिर यहां भी देखोगे तो दीज 8 आ रहा है ईयर्स, इसको भी घेर लो। और यहां भी देखोगे दोज हु डू कंप्लीट 8 years, ये सब दिस दैट दिस दोज वाला हमने घेर लिया। पहला लाइन हमको ई मिल गया है। अब हम पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आओ, सबसे पहला लाइन में देखो दीज एक्सक्लूडेड एंड लो अचीवर्स, तो खोजो कि कोई एक और लाइन होगा ए के अलावा जिसमें एक्सक्लूडेड या लो अचीवर्स या मिलता जुलता कोई शब्द आ रहा हो। जरूरी नहीं एकदम सेम आए, लेकिन मिलता जुलता। अब अगर तुम खोजोगे, ध्यान से खोजोगे, तो तुमको अगर यहां पर एक्सक्लूडेड एंड लो अचीवर्स दिख रहा है तो तुमको यहां पर एक वर्ड दिख रहा है अचीवमेंट, और यहां भी दिख रहा है लो। तो देखो लो अचीवर यहां पर है और यहां लो अचीवमेंट है, मतलब ये जो कॉमन वर्ड है, ये कॉमन वर्ड इन दोनों को पेयर बना देता है। लो अचीवर से पेयर बन गया लो अचीवमेंट। पहले कौन आएगा एफ और ए में? तो दीज वाला लाइन हमेशा बाद में आता है, तो जिसमें दीज है वो बाद में आएगा, तो ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। एफ पर एक टिक, ए पे 2 टिक, ठीक है। अब गौर करो एक चीज पे, यहां देखना, यहां दीज 8 years आ रहा है, इसमें देखना इसमें भी 8 years आ रहा है, और इसमें देखना एफ में, इसमें भी 8 years आ रहा है। दोस्तों इन तीनों लाइन में 8 years आ रहा है, यहां भी 8 years, यहां भी 8 years, यानी कि सी यानी डी ई एफ, इन तीनों में 8 years देख रहे हो। यहां भी 8 years, यहां भी 8 years, यहां भी 8 years। तो जब कॉमन शब्द आता है तो इसका मतलब है कि तीनों आपस में साथ रहेगा, ग्रुप बना लिया, एकदम सुरक्षा घेरा बन गया है, ये तीनों साथ में रहेगा। और पहला कौन है? पहला तुम्हारा ई है। तो अब इन तीनों को साथ में रहना है, तो इसी में कोई दूसरा होगा, कोई तीसरा होगा। इसको दूसरा करें कि इसको दूसरा करें? अगर इसको दूसरा कर देंगे तो तीसरा फिर ये नहीं हो पाएगा, इसको करना पड़ेगा तीसरा, क्योंकि इस पर एक टिक है, इस पर 2 टिक है, तो एफ के बाद ए आ जाए। तो अगर तीनों को साथ में रखना है तो दूसरा इसको करो, ये रीजनिंग का सवाल बन गया, तब ये तीसरा हो जाएगा और तब ये चौथा हो जाएगा। ये ई पहला हो गया, डी दूसरा हो गया, एफ तीसरा हो गया और ए चौथा हो गया। अब 2 ही लाइन बचा है बी और सी, और दोनों में देखो कॉमन वर्ड, इसमें भी है टू बी एम्पावर्ड, इसमें भी है टू बी एम्पावर्ड। तो टू बी एम्पावर्ड को साथ में रखना होगा। लेकिन अगर इसको साथ में रखना होगा तो इसमें कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, इसका फैसला तुम ग्रामर के हिसाब से नहीं कर पाओगे, ट्रांसलेशन से ही होगा। इसमें दी दोज हु आर सपोज्ड टू बी एम्पावर्ड है, इसमें दीज टू बी एम्पावर्ड। अब दोनों में दीज दोज लगा हुआ है, अब दीज पहले आता है दोज बाद में आता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। इन दोनों लाइन में कोई भी पहले आ सकता है, कोई भी बाद में आ सकता है। तो दोस्तों एक बार हम इसको क्लीन करके फिर से बता रहे हैं कि क्या क्या हम लोगों ने किया। पहला लाइन बन गया है ये, इन तीनों को एक साथ आना है और इसके बाद इसको आना है, क्योंकि इसमें भी लो अचीवमेंट है, लोअर अचीवमेंट है, और इसमें भी लो अचीवर है, लेकिन इसमें दीज लगा हुआ है, तो ये बाद में आएगा, पहले ए बाद में। अब इन तीनों को अगर साथ में रहना है तो इसी को दूसरा करना होगा ताकि ये तीसरा हो जाए तो वो चौथा हो जाए। अब इन दोनों में पांचवा और छठा डिसाइड करना है, तो तुमको यहाँ पे ट्रांसलेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसलिए कोई भी ट्रिक्स मैं पढ़ाऊंगा वो 70% 80% तो काम आएगा, लेकिन अगर ट्रांसलेट नहीं करोगे तो मामला फंस जाएगा। तो ट्रांसलेट करके हम लोग देखते हैं।
ऑफ द नियरली 200 मिलियन बच्चों जो एज ग्रुप के होते हैं 6 से 14 साल के बीच, उसमें से आधे से ज्यादा भी 8 साल का प्राथमिक शिक्षा नहीं कंप्लीट कर पाते। या तो वो लोग कभी इनरोल ही नहीं करते या स्कूल को छोड़ देते हैं अलग अलग स्टेजेस में ही 8 सालों में। और जो लोग 8 साल का स्कूलिंग कंप्लीट भी करते हैं उनका भी अचीवमेंट लेवल जो है लैंग्वेज और मैथमेटिक्स में बहुत लो रहता है। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, अब चौथा हो गया ए, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जो मेजॉरिटी है, ये जो छठे हुए और कम सफलता प्राप्त करने वाले पिछड़े हुए जो लोग हैं, विद्यार्थी हैं, ये सबसे गरीब सेक्शन से आते हैं, सबसे डिप्राइव सेक्शन से आते हैं। अब इन दोनों को अरेंज करना है। यही वो लोग हैं जिन्हें दे आर प्रिसाइडली दोस्त, जिन्हें हमें एम्पावर्ड करना है शिक्षा के द्वारा, जिन्हें हमें शिक्षा के द्वारा मजबूत बनाना है। और विथ हाइटेंड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना, राजनीतिक समझ, किसके बारे में? प्लाइट यानी दुख के बारे में। किसका दुख? इन जो कमजोर लोग हैं जिन्हें मजबूत करना है, गरीब लोग जो इनके दुखों के बारे में राजनीतिक समझ बढ़ती जा रही है। और भारत के इतिहास में इससे पहले कभी भी इंक्लूसिव एजुकेशन का इतना डिमांड नहीं था, इतना फर्वेंट यानी तीव्र नहीं था जितना आज है। मतलब आज गरीबों की शिक्षा की डिमांड बढ़ चुकी है। तो एक्चुअली दोस्तों ये 5वां होगा और ये 6ठा होगा, क्योंकि जो कंक्लूडिंग लाइन है वो सी, क्योंकि इसमें फाइनली बोल रहा है कि आज भारत के इतिहास में गरीबों की शिक्षा की डिमांड बहुत बढ़ चुकी है। तो दोस्तों पहला ई हो गया, दूसरा डी हो गया, तीसरा एफ हो गया, उसके बाद ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, और क्वेश्चंस में लेकर आऊंगा, और सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, डबल फिलर, सेंटेंस अरेंजमेंट, वर्ड मीनिंग, सारे के ट्रिक्स मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। आप बस शेयर और लाइक और कमेंट करते रहें, थैंक यू बोलते रहें, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और फिर हम अभी 3 बजे से क्लास लाइव भी होने वाली है, और संडे का दिन है, तो प्लीज मेरे साथ बने रहेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू। बन हम्म